एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें जिन्नू और जुनू दिखाए जाते हैं जो एक डंजन में एक ग्रेड मिशन करने के लिए आए होते हैं। पर यहाँ पर जिन्नू अकेले अपने शैडो आर्मी की मदद से डंजन को क्लियर कर देता है। इसके बाद हमें दूसरा डंजन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अमेरिकन हंटर किसी को देख कर डर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि इसके सारे के सारे टीममेट बेहोश हो चुके हैं और इन लोगों को बेहोश करने वाला और कोई नहीं जिन्नू का बाप होता है जो कि 10 साल पहले एक डंजन में फंसा हुआ था। और कैसे तो वो इस अमेरिकन डंजन से जुड़ता है और इस ए रैंक हंटर को कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद हमें दोबारा से जिन्नू और जुनू देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। इनके बीच काफी सारी बातें होती है और कॉन्वर्सेशन के एंड में हमें इन दोनों के बीच एक काफी प्यारा सा ब्रदरली बॉन्ड देखने को मिलता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्नू अपने बाप को उसे गिल देने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। शुरू में तो उसका बाप नहीं मानता पर एंड में एक कंडीशन में मान जाता है और वो कंडीशन होती है कि उसे गिल में जिन्नू को लेके आना पड़ेगा। इसके बाद हमें जिन्नू दिखाया जाता है जो फिर से डिमन कैसल में जाता है और वहां पर जाने के बाद उसे एक क्वेस्ट मिलता है कि उसे 10,000 डिमन सोल्स कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर मंटर होता है और वो आसानी से सारे के सारे डिमंस को मार देता है और उसी दौरान वो आइस बियर्स के बॉस के शैडो को टैंक नाम देता है और उसे सेकंड फ्लोर जाने की परमिट भी मिल जाती है। इसके बाद जिन्नू रुकता नहीं, वो एक एक करके हर एक फ्लोर को कॉन्कर करते जाता है और जैसे जैसे वो फ्लोर चढ़ता जाता है वैसे वैसे डिमंस और भी पावरफुल होते जाते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पर 100 फ्लोर है तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि जब जिन्नू 100 फ्लोर तक पहुंचेगा वो कितना पावरफुल हो चुका होगा। अब बढ़ते बढ़ते जिन्नू 50th फ्लोर तक भी पहुंच जाता है जहाँ पर वो लॉर्ड ऑफ द लोअर फ्लोर्स वल्कन से मिलता है। जिन्नू अपनी शैडो आर्मी को बाकी सारे डिमंस को मारने के लिए कहता है और वल्कन से खुदा गला भिड़ता है। वल्कन दिखने में तो काफी बड़ा होता है पर अपने साइज के हिसाब से वो काफी फास्ट है। वो शुरू में तो जिन्नू पर भारी पड़ रहा होता है पर जिन्नू अपने स्किल से स्ट्रेटेजी की मदद से वल्कन को डिफीट करता है और उसे डिफीट करने के बाद उसे वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट मिलता है जो एलिजर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाला एक इंग्रेडिएंट है। इसके बाद सीन यहाँ पर कट होता है और हमें फिर से जिन्नू का बाप दिखाया जाता है। यहाँ पर इससे पूछताछ करने के लिए एक एस रैंक हंटर को बुलाया जाता है और ये एस रैंक हंटर और कोई नहीं वांग डोंगसू होता है। इनके कन्वर्सेशन के दौरान इलवान एक काफी खतरनाक बात कहता है कि डंजन्स, गेट और मॉन्स्टर्स तो सिर्फ प्रीमोनिशन है, असली खतरा तो अभी आना बाकी है। डोंगसू इसकी बातों को इग्नोर करता है और उसकी फाइल पढ़ता है और इसे पूछता है कि क्या तुझे अपने बेटे का नाम याद है, जिसमें इलवान जवाब देता है हाँ उसका नाम जिन्नू है। ये सुनने के बाद डोंगसू मोटर्स और रिलीज करता है और कहता है कि तेरा बेटा मर चुका है और अगर तेरे भी कुछ आखिरी शब्द है तो हेल में जाके उसे बता। इसके बाद इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है पर मैं इसे कोई बैटल नहीं कहूंगा क्योंकि फाइट शुरू होने के 1 सेकंड में इलवान डोंगसू को काफी बुरी तरीके से पेल देता है। इसके बाद फिर से डिमन कैसल दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जिन्नू 75th फ्लोर तक पहुंच चुका है जहां पर वो गाइड ऑफ सोल्स मीटर से सामना करता है पर काफी आसानी से ही उसे डिफीट कर देता है। उसे डिफीट करने के बाद जिन्नू को इको फॉरेस्ट वाटर मिलता है जो कि एलिजर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाला एक और इंग्रेडिएंट है। जिन्नू कहता है कि मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे सारे के सारे फूड सप्लाई खत्म हो चुके हैं, मेरे पास अब 2 इंग्रेडिएंट्स है, अब माँ को बचाने के लिए मुझे बस एक ही चीज चाहिए। अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जब अगली बार आऊंगा मैं पक्का ही उसे हासिल करूंगा। तो यहीं पर ही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्नू डेमन कैसल से वापस रियल वर्ल्ड में आता है और कहता है कि अगर मुझे डेमन कैसल के 100 फ्लोर तक पहुंचना है तो मुझे और भी लेवल अप करना पड़ेगा पर मैं अभी भी एक ई रैंक हंटर हूँ, मैं कोई भी हाई लेवल ग्रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो लगता है कि मुझे अभी नाटक खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद सीन यहाँ पर कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्नू अपने रैंक को चेक करने के लिए आता है। वहाँ पर एक लड़की उसे बुलाती है और जिन्नू उसके साथ एक कमरे में जाता है। वहाँ पर वो लड़की जिन्नू की माँ ने चेक करती है पर हर बार फेल हो जाती है। इसके बाद वहाँ का डायरेक्टर आता है और समझ जाता है कि ये कोई मशीनरी नहीं है, ये हंटर कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनजुल और चोई जंगिन रेडगढ़ इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें हॉल से कुछ ज्यादा ही आवाज आती है और अगले पल वहाँ पर पहुंच जाते हैं। चोई जंगिन को देखकर जिन्नू सोचता है तो अच्छा ये इंसान फायर टाइप मेजेस में सबसे ज्यादा पावरफुल है और या कहूँ कोरिया का अल्टीमेट हंटर है। इसके बाद चोई जंग जिन्नू से कुछ बात करने की कोशिश करता है पर जिन्नू उसे इग्नोर करके चला जाता है और कहता है ये मुद्द दिया तेरे अल्टीमेट हंटर पर। नहीं जिन्नू ऐसा नहीं कहता, ये तो बस मैं कह रहा हूँ। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्नू अपनी माँ से मिलने के लिए आया होता है। वो कमरे से निकलता है और बाहर जिनजुल को पाता है। जिनजुल उसे कहता है कि उससे कोई मिलने के लिए आया है और वो और कोई नहीं डायरेक्टर गो होते हैं। इसके बाद डायरेक्टर गो और जिन्नू के बीच काफी सारी बातें होती है और डायरेक्टर गो उसे हंटर एसोसिएशन में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफर करते हैं। ये सुनने के बाद जिन्नू सोचता है कि अगर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी पर एंड में आके मना कर देता है और कहता है कि मैं बैटल के लिए जीता हूँ, मेरी असली जगह डंजन में। ये सुनने के बाद डायरेक्टर को शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं क्या ये सच में ऐसा डिसीजन ले रहा है, काश अगर मैं 20 साल जवान होता। नहीं,
अगर मैं 10 साल भी जवान होता तो मैं इसके साथ मिलकर लड़ता, पर खैर अब इन बातों का कोई भी मतलब नहीं। और इसके बाद जिन्नू वहां से चला जाता है और हमें एक दूसरा हॉस्पिटल दिखता है जहाँ पर डोंगसू बेड में लेटा हुआ होता है और ऐसी हालत में भी जिन्नू के बाप की बुराई कर रहा होता है और कहता है कि वो कोई इंसान नहीं, वो एक मैजिक बीस्ट है। मतलब कि अब मैं क्या कहूँ, इसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी है पर अभी तक इसे अकल नहीं आई। लगता है ये साला फिर से पिट के ही मानेगा। इसके बाद हमें फिर से एक जिन्नू दिखता है जो ऑनलाइन में कुछ वेपन्स खरीदने की कोशिश कर रहा होता है और सारे के सारे वेपन्स एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद जिन्नू अपने इक्विपमेंट्स बेचने के बारे में सोचता है कि तभी उसे याद आता है कि वो एक एरिया हंटर है और अगर वो अपने इक्विपमेंट्स बेचने के लिए निकलेगा तो हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे। वो आगे सोचता है कि अगर मैं किसी एरिया डंजन में जा पाऊँ तो मैं अपने इक्विपमेंट्स बेच पाऊंगा। जिन्नू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक गिल्ड मिलता है जो एरिया डंजन में जाने के लिए हंटर्स ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम जिन्नू को उस गिल्ड में देखते हैं पर एक गिल्ड डंजन क्लियर करने के लिए होते हैं। ये सब के सब माइनर्स होते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोई जोंग और चाय इन एरन डंजन के बॉस को छोड़कर तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट करके बाहर आते हैं। वो लोग बाहर आने के बाद जिन्नू और सारे के सारे माइनर्स डंजन के अंदर माइनिंग के लिए चले जाते हैं। डंजन में अंदर जाने के बाद जिन्नू को डंजन के बॉस का प्रेजेंस फील होता है। वो मन मन सोचता है कि ये बॉस पक्का है वल्कन और मेंटस से ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद जिन्नू और सारे के सारे लोग माइनिंग में लग जाते हैं। कुछ देर माइनिंग करने के बाद सारे के सारे माइनर्स लंच के लिए चले जाते हैं पर जिन्नू डंजन में रुकता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डंजन के बॉस के गेट के सामने पहुंच जाता है और आगे कुछ करने वाला ही होता है कि तभी वहां पर चायन पहुंच जाती है और जिन्नू से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और यहीं पर ही एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 को स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चायन फिर से जिन्नू से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिन्नू कहता है कि वो रास्ता भटक के यहाँ पर गलती से पहुंच गया है और वापस आने लगता है। जब जिन्नू वापस जा ही रहा होता है कि तभी चायन को कुछ अच्छी सी स्मेल आती है। वो जिन्नू को रोकती है और उसे सूंघने लगती है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली उसे सूंघने लगती है। चाहेन उसकी रैंक दिखती है और सोचती है कि लगता है ई रैंक हंटर होने की वजह से इससे कोई बुरी स्मेल नहीं आ रही है। इसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइनर टीम के हेड जिन्नू की काफ़ी तारीफ करते हैं और यहाँ तक कि उसे परमानेंट जॉब भी ऑफर करते हैं पर जिन्नू मना कर देता है और बाद में कल के ए रैंक और सी रैंक डंजन के माइनिंग के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाहेन किसी से कॉल में बात कर रही होती है और जिन्नू के बारे में पूछती है। वो जवाब देता है कि चोई जोंग ने भी इसके बारे में पूछा था पर इस हंटर से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लॉग है। ये सुनने के बाद चाहेन कॉल काटती है और फिर बेड में लेटती है और जिन्नू के बारे में ही सोचने लगती है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्नू माइनिंग स्पॉट पर पहुंच जाता है और वहाँ पर बाकी सब लोगों को देख के उसे अपनी पुरानी टीम की याद आती है। इसके बाद सारे के सारे माइनिंग करने के लिए सी रैंक डंजन में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद लंच टाइम होती है और माइनिंग टीम के हेड फिर से जिन्नू को ऑफर करते हैं पर जिन्नू उन्हें फिर से मना कर देता है। जब ये लोग खा ही रहे होते हैं कि तभी एरंग टीम का लीडर कैप्टन सन क्यून आता है और हेल्पर के लिए उनसे मदद मांगता है पर एरंग डंजन में जाने के लिए कोई भी नहीं मानता कि तभी जिन्नू हाथ उठाता है और जाने के लिए मान जाता है और अगले बार जिन्नू और कैप्टन सन क्यून की टीम गेट के अंदर चले जाते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस टीम में 9 लोग हैं जिसमें 5 ए रैंक हंटर और 3 बी रैंक हंटर है। जब ये लोग डंजन के अंदर पहुंचते हैं तब जिन्नू को फिर से रेड गेट की तरह कुछ अजीब फील होता है। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन पर डंजन जैकर्स हमला कर देते हैं। ये लोग काफी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं और सोचते हैं कि ए रैंक डंजन में ये सी रैंक डंजन के मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। जिन्नू इन जैकर्स को देखता है और उनके गले में पट्टा नोटिस करता है। ये लोग आगे कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हाईवर्स आते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। शुरू में तो हाईवर्स इन पर काफी भारी पड़ते हैं और यहाँ तक कि एक हंटर्स का हाथ तक काट देते हैं पर ये लोग हीलर और मेजेस की मदद से कैसे तो इन लोगों को संभालते हैं और ये लोग तब भी आउट नंबर्ड होते हैं कि तभी जिन्नू स्टेज स्किल का यूज करता है और इन लोगों की मदद करता है। हाईवर्स को मारने के बाद सभी लोग कहते हैं कि हमें अब इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन क्यून सिचुएशन को समझता है और रिट्रीट करने के लिए मान जाता है। सभी लोग बाहर निकलने के लिए गेट तक पहुंच जाते हैं पर गेट में हाई लेवल बैरियर को देखते हैं। इसके बाद तीनों मेजेस उस बैरियर को हटाने की कोशिश करते हैं पर एक ट्रैप होता है। उस बैरियर में कॉर्स मैजिक लगा हुआ है जिसकी वजह से तीनों के तीनों मेजेस अपने मुंह से खून फेंक देते हैं। कैप्टन क्यून हीलर को इन पर डिवाइन मैजिक कास्ट करने के लिए कहता है पर पीछे से कोई भी जवाब नहीं आता। वो पीछे मुड़ता है और वहां पर हाईवर्क सोल्जर्स को देखता है। उनमें से एक हाईवर्क आगे आता है। इस हाईवर्क को इस डंजन के बॉस ने कंट्रोल किया होता है। वो कहता है मेरा नाम कारगलान है और मैं तुम ह्यूमन से मिलना चाहता हूँ। कैप्टन क्यून उससे पूछता है क्या इस डंजन में तुझसे भी पावरफुल कोई है, जिसमें कारगलान हंसता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है यहाँ पर मुझसे पावरफुल कौन होगा। कारगलान उन्हें 2 ऑप्शन देता है, एक तो है कि मेरे सोल्जर्स के हाथों ही मर जाओ और दूसरा है कि मुझसे आगे मिलो। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाहेन वहाँ पर पहुंच गई होती है और जिन्नू को ढूंढती है कि तभी वहाँ पर माइनिंग टीम के हेड आते हैं और चाहेन से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिसमें चाहेन जवाब देती है कि वो संग जिन्नू से मिलने आई है। ये सुनने के बाद टीम के हेड कहते हैं कि वो टीम के साथ पोर्टर के रूम में डंजन में गया है और ये कहने के बाद हमें फिर से डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है
और भाई साहब मैं इस आगे के सीन की तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हमें सिनेमैटिक व्यू से बॉस का रूम दिखाया जाता है। वहां पर साइड में सारे के सारे आयोर सोल्जर्स खड़े होते हैं और सामने 4 स्पेशल आयोर्स और उनके बीच में कारगलन एक राजा की तरह बैठा होता है। फिर कारगलन ह्यूमंस को देख के कहता है निंगेन दोमोयो यो ककेता, और ये कहने के बाद ही एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब जाने से पहले लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और उस नोटिफिकेशन बेल को और बस हिट कर दीजिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।